हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल कुमार और आज हम ऑन योर डिमांड 2017 का जेई मीन्स का जो पेपर कल ही हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पेपर में 30 क्वेश्चन जो फिजिक्स के थे उसमें मैंने एनालाइज किया कि 19 से 20 क्वेश्चन थे जो अपने आप सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल मेथड दैट मीन्स ईजी सिर्फ थॉट से हो रहे थे, सिर्फ बेसिक नॉलेज से हो रहे थे, जिसके लिए हमें कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं। लेट्स सी कौन कौन से वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हम सिंपल मेथड से कर सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन और विदाउट फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल ये 31st क्वेश्चन देखो, इसमें इसने बोला हुआ है कि जो अपने पास न्यूक्लियस ए है उसकी हाफ लाइफ टी गिवन है और नॉर्मली टी हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज log 2 बाय लैम्डा टू द बेस। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अपने पास आंसर में log 2 होएगा। बाकी ऑप्शंस से एलिमिनेशन मेथड से कैसे पता लगेगा? अब ऑप्शंस को ध्यान से देखो, ऑप्शंस में कॉमन कौन सा चल रहा है? एक तो कैपिटल टी चल रहा है, वो होएगा हमेशा ही। एक चीज चल रही है log 1.3 चल रहा है कॉमन, क्योंकि वो चारों में है तो log 1.3 होएगा ही होएगा। बट जिस केस में अपने पास log 1.3 अकेला है वो आंसर में नहीं हो सकता, बिकॉज टी हाफ का पीरियड में अपने पास log 2 अब होता है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू यूज log 2। तो अपने पास फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ log 1.3 गिवन था और log 2 का मेंशन नहीं है, इसलिए हमारे पास ये चीज कैंसिल हो गई। सेकंड चीज, जो टी हाफ की वैल्यू है वो अपने को कैपिटल टी उसका सिंबल दिया हुआ है जिसको log 2 से लिंक किया हुआ है। तो अपने पास जो पहले ए वाला न्यूक्लियस है वो जा रहा है 0.7 में और बी वाला कितने से जा रहा है 0 से लेके 0.3 तक। तो अपने पास जो टाइम होएगा वो टी हाफ से कम ही होएगा। तो अपने पास टी हाफ वाला जो है वो नहीं हो सकता, बिकॉज अपने पास टाइम क्या है, कैपिटल टी है। तो अपना आंसर क्या बनेगा, जिसमें कैपिटल टी log 1.3 और log 2 होंगे, तीनों चीजें होंगी। तो आंसर अपने पास इसका बनता है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखो इसको। अभी यहाँ पे टेंशन का जो फॉर्मूला है दैट इज RH G, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री टर्म्स। तो अपने पास परसेंटेज T का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज R प्लस परसेंटेज H प्लस परसेंटेज G। अभी परसेंटेज R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस पे रेडियस और डायमीटर का लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा। अभी इसमें जो वैल्यू है दैट इज 10⁻² मीटर, जिसका मतलब क्या बनता है, इसका लीस्ट काउंट है 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो अपने पास हाइट के बना उसमें भी 10⁻² है, तो इसका भी लीस्ट काउंट कितना बनता है 1 सेंटीमीटर। और ग्रेविटी में अपने पास जो वैल्यू दी है दैट इज 9.80। तो लास्ट जो यूनिट है या डिजिट है वो अपने पास सेंटीमीटर की टर्म में आता है। तो तीनों वैल्यूज में मिनिमम लीस्ट काउंट कितना रहेगा 1 सेंटीमीटर। और ओरिजिनल टर्म क्या होगी 1.225, इसमें क्या होगा 1.45 एंड इसमें अपने पास हो जाएगा 9.8। अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.8 प्लस दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.6 और 0.7 जाएगा। और ये वाली टर्म को अगर मैं इसको 10 एज्यूम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली 1/10 अपने पास हो जाएगा 0.1। तो सारे का सारा आंसर क्या आ जाएगा 1.5। और ऑप्शन में देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर, जिसमें हमें परसेंटेज एरर इन द टेंशन गिवन है 1.5, जो सिंपल मेथड से सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज को पिक किया एंड उनमें से ही वैल्यूज निकाले। होप सो गाइस ये आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो को पॉज करो और आराम से उसको पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो, फिर उसका सॉल्यूशन चेक करो कि किस मेथड से मैं इसको चेक कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ। सिमिलरली अपने पास 33rd क्वेश्चन आता है जिसमें अपने इलेक्ट्रॉन बीम वोल्टेज डिफरेंस दिया हुआ है, साथ में लॉग ऑफ लैम्डा दिया हुआ। अब इस बात को समझना, जो अपने पास इंसिडेंट लाइट होगी वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन एंड प्लस किनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किनेटिक एनर्जी नॉर्मली क्या होता है, वोल्टेज की टर्म में होता है, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में भी बोलते हैं। और एनर्जी जो इंसिडेंट होती है दैट विल बी इन द टर्म्स ऑफ hc by लैम्डा एंड वर्क फंक्शन hc by लैम्डा नॉट। तो अपने पास क्या यहाँ पे अवेलेबल है, अगर लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट मींस जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन्स की दैट विल डिक्रीज। तो ऑटोमेटिकली अपना जो वोल्टेज होएगा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होएगा वो कम होएगा। एंड सो अगर लैम्डा इंक्रीज करेगा तो वी नोट क्या करेगा, डिक्रीज। अब हमने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना है कि ऑप्शन कौन से वाला सही बनता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लॉग की टर्म जो लैम्डा की है दैट इज फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, जो कभी नहीं हो सकती। हमने क्या करना है, एक चीज बढ़े एक चीज कम हो।
इसमें क्या हो रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। और साथ में नीचे वाली जो है उसमें क्या है, इसमें भी इंक्रीज हुई, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सी बनती है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ऑप्शन बनती है, जिसमें अगर एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकंड आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई होप सो ये वाला क्वेश्चन इजीली आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन बिना सॉल्व किए या फिर बिना सॉल्यूशन चेक किए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है अपने पास 34th क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रीड करो स्टेटमेंट को, कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अपने पास सिलेंडर गिवन है, सिलेंडर का अगर चेक करते हैं उसने बोला है परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसमें इस चीज की लेंथ हमें एल दी हुई है और रेडियस आ रहा है। अब ध्यान से इस पॉइंट को समझना कि अगर हम जनरली सिलेंडर की बात करते हैं तो लेंथ हमेशा आर से बड़ा होता है, और इसमें खासियत क्या चल रही है कि अपने पास अगर एल बाय आर की रेशियो ग्रेटर देन 1 चल रही है तो ऑटोमेटिकली सेंस बन रही है कि हमारे पास जो आंसर होगा सही होगा। और इसमें अगर हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करना है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि एल बाय आर की रेशियो क्या है, सो दैट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होएगा। तो हमने क्या करना होगा कि एल बाय आर कोई ज्यादा बड़ा भी ना हो और ज्यादा कम भी ना हो, तो इट मीन जो एल बाय आर होगा वो 2 से लेके 1 तक रेशियो में जाएगा। कैसे पता लग रहा है इस बात के बारे में कि अपने पास डायरेक्टली 1 तो हो नहीं सकता, क्लियर कट। उसके बाद अपने पास बनती है वैल्यू 3/√2, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 3 डिवाइड बाय 1.4, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.2। तो ये वैल्यू 2 से भी बड़ी है, तो ये वाली नहीं हो सकती। तो ऑप्शन कौन सी बनती है, थर्ड ऑप्शन में दिस कम्स आउट टू बी 1.73 डिवाइड बाय 2, दैट इज लेसर देन 1। तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बनती है जो 1 और 2 के बीच में आती है, दैट इज √3/2। इस पॉइंट को ध्यान से समझो कि अगर हमें नॉर्मली जनरली सिलेंडर चाहिए तो लेंथ उसके रेडियस से तो ऑटोमेटिकली बड़ी होगी, बट अगर हमें मिनिमम चाहिए तो एल बाय आर की जो रेशियो होगी वो ना तो 2 से ज्यादा हो सकती है ना ही 1 से छोटी हो सकती है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने ऑप्शंस पिक की, जिसमें से 1 निगलेक्ट हो गया, खत्म कर दिया। थर्ड वाले ऑप्शन में इसकी वैल्यू लेस देन 1 है तो वैसे ही खत्म हो गया। फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिस इज वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो वो ऐसे निगलेक्ट हो गया। तो अपने पास ऑप्शन कौन सी बची, सिर्फ सेकंड ऑप्शन। अगर इस ऐसे क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन चेक करोगे जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स ने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दिया होगा, बट उसमें बहुत लेंथी सॉल्यूशन है। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर हम सिंपल सिर्फ एनालिटिकल मेथड से, सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो हमें सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है इजीली। अब 36 क्वेश्चन देखो, इसमें ध्यान से देखो, इसमें ट्रिकी पोर्शन कौन सा है, जो अपने पास ये सीपी और सीवी है, दीज आर कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, एंड अपने पास जो सीपी माइनस सीवी फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू आर, दिस इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। बट क्या क्वेश्चन में हमें गिवन है कि मोलर है, नहीं गिवन। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से चले स्पेसिफिक हीट की, तो वो होता है पर ग्राम के अकॉर्डिंग। पर ग्राम के अकॉर्डिंग जो होगा वो अपने पास क्या हो जाएगी वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर बाय एम। इट मींस आर बाय एम ऑफ, ध्यान से देखो इस चीज को, H2 ये किसके इक्वल है, A के, और R बाय एम ऑफ N2 जो सेकंड गैस है वो किसके इक्वल है, B के, क्योंकि फर्स्ट गैस अपने पास हाइड्रोजन है और सेकंड वाली अपने पास नाइट्रोजन गैस है। तो R इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, मास ऑफ हाइड्रोजन इनटू A। हाइड्रोजन का मास होता है अपने पास 2, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। इसमें R की वैल्यू क्या होगी, मास ऑफ नाइट्रोजन इनटू B। नाइट्रोजन का मास कितना आएगा 28B। तो अपने पास इन दोनों R को हम सिंपली इक्वेट करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा 2A इज इक्वल टू 28B। अगर इसको मैं कैंसिल करूंगा तो आई गेट A इज इक्वल टू 14B। तो अपने पास आंसर कितना इजी आ गया, अपने पास आंसर बन गया फोर्थ ऑप्शन। कुछ इंस्टीट्यूट्स ने A इज इक्वल टू B दिया हुआ, बट ये आंसर सही नहीं है, बिकॉज अगर यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन होता तो इट वाज द राइट आंसर, बट सिंस इट इज नॉट गिवन, हमें क्या गिवन है कि हमें सिंपल स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो बाय द फॉर्मूला, बाय द डेफिनेशन ये पर ग्राम होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा अपने पास इजीली सॉल्व हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर्मूले एक एक दो लाइंस के हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। पेंडिंग वाले 10 क्वेश्चंस फॉर्मूला के साथ कैसे सॉल्व करने हैं, बट उसमें से भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स अपने पास अवेलेबल है।
अभी फॉर एग्जांपल 38 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये प्योरली कम्युनिकेशन चैप्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जो अपने पास कैरियर वेव होती है, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज ओमेगा सी। ध्यान से इस बात को समझना। और जैसे कैरियर वेव के ऊपर हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को इंटरलैप करवाते हैं तो अपने पास जो रिजल्ट बनता है वो क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें एक कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, उसमें एक अपर बैंडविड्थ होता है, उसमें एक लोअर बैंडविड्थ होता है। ये तीन चीजें होती हैं। और साथ में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है वो वैनिश हो जाता है, प्योरली जो सिग्नल होता है वो वैनिश होता है। तो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि कौन सी चीज नहीं होगी, तो उसका आंसर क्या बनता है, ओमेगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अभी जो 40th क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस अभी नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर एग्जांपल अपने पास ये वाला क्वेश्चन है 41, बट 41 का भी एक सोल्यूशन है, तो मैं अभी इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके ऊपर क्या बनता है, अपने पास फॉर्मूला बेस है। बट 43rd क्वेश्चन है जो इजीली सॉल्व हो जाता है, सिर्फ 2 लाइंस में इसका सोल्यूशन मिलेगा। ध्यान से देखो अभी क्या लॉजिक क्या चल रहा है। जो 43rd क्वेश्चन है उसमें क्या है कि अपने पास एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है जिसका p मोमेंटम है। अगर उसमें EI अप्लाई करते हैं तो अपने पास जो टॉर्क होएगी, टॉर्क की वैल्यू होगी। और ध्यान देना इस चीज में सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ, मैं उसके ना तो साइंस को कंसीडर करूंगा ना डायरेक्शन को कंसीडर करूंगा। तो सेकंड केस में अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, √3e। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है √3e, बट उसके साथ ही एंगल कौन सा बनता है, 90 माइनस थीटा, बट उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस टॉप। नेगेटिव साइन यहाँ पे मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ। और अभी अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो ये तो कैंसिल, p भी कैंसिल, e भी कैंसिल। अपने पास क्या बचेगा, साइन थीटा ओवर साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। किसके इक्वल होगा, √3 ऊपर जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू √3। तो इट बिकम्स tan थीटा हुज वैल्यू बिकम √3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। तो अपने पास आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अगर स्टिल आपको कंफ्यूजन है तो अपने कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे लिखिए, टाइप करो, मैं दोबारा उसके को एक्सप्लेन करूंगा या फिर इसको पॉज करके इसके सॉल्यूशन को दोबारा चेक करूँ। फॉर एग्जाम्पल 44th क्वेश्चन है, ये भी ऐसे ही बड़े इजी मेथड से होएगा, बट जो 42nd क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं 44th क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ध्यान से देखो फंडा क्या होता है, जो अपने पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो किसकी इक्वल होती है, -d∅dt। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ बात को, अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है कि किस लॉजिक के बेस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो हर एक क्वेश्चन पे चाहे आप पॉज कर सकते हो, चाहे अपना क्वेश्चन पेपर उठा के उसमें से क्वेश्चन एक बार रीड करो, ढंग से समझो, देन देखो कि क्या कर रहा हूँ मैं। यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड ऑल दोज कॉन्सेप्ट। सिर्फ और सिर्फ बेसिक सॉल्व कर रहा हूँ जो बड़ी इजीली हो सकता है। तो अपने पास अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर करें से तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वोल्टेज ही होगा, तो वो क्या हो जाएगा, IR/dt। तो अपने पास होगा I/dt इंटू R। ध्यान से देखो, अगर दो चीजों का प्रोडक्ट होता है तो अपने पास एक तो करंट गिवन है, एक पास टाइम गिवन है, तो इस एरिया का बनेगा, इस पर्टिकुलर रीजन का क्या होगा, I/dt का मतलब एरिया इंटू रेजिस्टेंस। और एरिया की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, ट्राइंगल का है तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना अपने पास 0.5 एंड हाइट कितनी है इसकी 10। R रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास 100 ओम गिवन है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आई विल गेट 250। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, 250। अगर 250 है तो वेबर तो वैसे ही यूनिट सभी का है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, 4th ऑप्शन। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एरिया निकाल के 100 से मल्टीप्लाई कर, बहुत सिंपल। ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अभी 47th क्वेश्चन है जो आसानी से हो जाएगा, मुझमा नहीं हो जाएगा। और जो 45th क्वेश्चन है उसको लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन लेंथी बनेगी बट इजी है। अभी मैं सिर्फ 47th क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान से देखो 47th क्वेश्चन में क्या है। जो बैटरीज लगी हुई हैं वो सारी की सारी 2-2 वोल्ट की है, जो ऑब्जर्वेशन वाला फंड है। अभी 2-2 वोल्ट की बैटरी है बट पोलैरिटी डिफरेंट। लेट्स अज्यूम हम इसको पुश करके देखते हैं कि 2 वोल्ट की बैटरी ऊपर पुश कर रही है, ये वाली बैटरी नीचे पुश कर रही है। किसको पुश कर रही है, करंट को पुश कर रही है। सिमिलरली ये वाली 2 वोल्ट की बैटरी इसको ऊपर पुश कर रही है, 2 वोल्ट की बैटरी करंट को नीचे पुश कर रही है। बट ध्यान से देखो, जो पुश हो रहा है बैटरी का वो दोनों साइड से सेम है, तो इन द एंड हमें क्या मिल रहा है,
यहाँ से भी 2 वोल्ट की बैटरी, यहाँ से भी 2 वोल्ट की बैटरी, तो सभी केस में अपने पास करंट कितना बन रहा है 0, बिकॉज एक तो बैटरीज इक्वल है, ऊपर से वो आपस में इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब एक दूसरे के ऑपोजिशन में। अब अगर वैल्यू इनमें डिफरेंट होती तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू सॉल्व इट विद द किरचॉफ लॉ, और या फिर कोई और फॉर्मूला लगाना पड़ता। बट इसमें वैसे ही विजिबल हो रहा है, तो क्या जरूरत है सॉल्व करने की? अपने पास आंसर क्या बन गया, ये ऑप्शन। होप सो ये वाला समझ में आ चुका होगा। और हम नीचे वाला 48th क्वेश्चन भी बहुत इजी है, और साथ में 46 क्वेश्चन भी। पहले 48 देख लेते हैं, फिर 46 देखते हैं। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, बॉडी है उसको वर्टिकली अप थ्रो किया गया है, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। जब मैं बॉडी को ऊपर थ्रो करूंगा, अब यहाँ पे ट्रिकी पोर्शन क्या कौन सा है, अगर हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता तो उसका ग्राफ डिफरेंट था, बट हमें क्या पूछा गया है, दैट इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो इसको समझो, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बट स्पीड क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। एंड जब मैं किसी भी बॉडी को अप थ्रो करूंगा तो द मोमेंट ये अप जाएगी, इसकी स्पीड बन जाएगी 0। जब ये धीरे धीरे नीचे आएगी तो इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। इट मींस पहले ग्राफ एक तरफ जाएगा फिर दूसरी तरफ जाएगा। तो साथ में अगर ध्यान से देखेंगे, अगर अपने पास था स्पीड टाइम ग्राफ, तो आई गो विद दिस। इसमें क्या हो रहा है, एक टाइम पे वेलोसिटी कम हो रही है ऊपर जाने पे, और जैसे बॉल नीचे आ रही है वेलोसिटी ज्यादा हो रही है, बट दिस इज स्पीड टाइम ग्राफ, तो पॉजिटिव रहेगा। ये इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि इसमें शो कर रहा है कि स्पीड बढ़ रही है, बट स्पीड कम होगी जब मैं ऊपर थ्रो करूंगा, तो ये नहीं हो सकता। तो साथ में ये स्पीड टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा उसने, स्पीड टाइम नहीं पूछा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये भी नहीं हो सकता। ये वाला देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, बॉडी टाइम के नेगेटिव जा रही है, मतलब कि बॉडी जो है उसमें वो ऐसे ट्रैवल कर रही है कि टाइम नेगेटिव में ऑपोजिट जा रहा है, बट टाइम ऑपोजिट नहीं जाता, कभी भी टाइम बैक नहीं जाता। तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया। फोर्थ ऑप्शन बच गया ये वाला। इसमें क्या है कि इस पोर्शन पे वेलोसिटी 0 है, फिर वो बढ़ रही है विद नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो अपने पास आंसर कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन का। होप सो गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं जो 46 है, और 46 बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। यहाँ ध्यान से देखो क्या कर रहा है, अभी एक λ2 है जो इसके नीचे गिर रहा है, तो अपने पास इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4/3। 1 और 4/3 के डिफरेंस कितना होगा, 1/3। ध्यान से देखो, मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग और टेकिंग साइंस इनटू दिस थिंग, मतलब नेगेटिव साइन में नहीं बोल रहा। और उसके बाद अभी ये वाले पोर्शन में क्या है, 2 और 1 के बीच में डिफरेंस क्या होगा 1। अब दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो इधर इट वुड बी 1/3 और इट वुड बी 3। और ध्यान से देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में अपने पास कौन कौन सा गिवन है, एक अपने पास 1/3 है, इट माइट बी पॉसिबल। 4/3 है, 4 तो आया ही नहीं, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट में 2/3 नॉट पॉसिबल, 3/4 नॉट पॉसिबल। तो कौन सा आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। हमें जरूरत क्या है सॉल्व करने की, जब इक्वेशन से आंसर सीधा आ रहा है। होप सो गाइस आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो 52nd क्वेश्चन है, 52nd क्वेश्चन कंप्लीटली प्योरली थ्योरेटिकल आंसर है इसका। कैसे, अभी उसमें स्टेटमेंट्स बोली हैं, उसमें पूछा फॉल्स कौन सा है। मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉल्स पूछा कि ट्रू पूछा। और कल जितने का पेपर हुआ है उसमें से काफी ज्यादा बच्चों ने गलतियां यही की है कि सही आंसर निकाल के गलत मार्क कर दिया, सिंपल बेसिक कैलकुलेशंस गलत कर दी। बट वही बोलता हूँ मैं बार बार, पेशेंस रखो, आराम से करो, कंप्लीट अटेम्प्ट ना करो, बट जितना करो ढंग से करो विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ इज रिप्रेजेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो सही है ना, वोल्टेज कंजर्वेशन की बात करता है वो सेकंड लॉ जो होता है, तो सही आंसर। नेक्स्ट वाले में आ जाता है अपने पास, व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ मोस्ट सेंसिटिव व्हेन ऑल द 4 रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम वोल्टेज। ये भी बात सही है। कैसे सही है, ध्यान से देखो, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे अपने पास R रेजिस्टेंस है, यहाँ पे S रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपने पास गैल्वेनोमीटर है और जॉकी को मूव कर रहे हैं। जिस मूवमेंट में R और S की वैल्यू सेम होती है तो अपने पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ, दैट इज 50 सेंटीमीटर। जो अपने पास मीटर वायर ब्रिज में 1 मीटर उसकी लेंथ होती है, या फिर 100 सेंटीमीटर होती है। इससे क्या पता लगता है कि जो अपने पास पूरा का पूरा सर्किट है, सिस्टम है, जहाँ पे जो बैटरी लगी हुई है, जो सप्लाई कर रही है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मींस जो इसकी वायर के क्रॉस वोल्टेज है वो प्रॉपर आ रही है। इसके इंटरनल एलिमेंट्स इसकी वोल्टेज को कंसीडर करने में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो अगर हम सेल और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज करेंगे तो नल पॉइंट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। बट ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर इसी में मिलता है कि अगर हम चाहे बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर को इंटरचेंज करते हैं तो नो चेंज विल टेक्स प्लेस। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या गलत है, उसने पूछा फॉल्स है। हम लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। सही है, रियोस्टेट करता है, इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर।
जो हमेशा पोटेंशियल को डिवाइड करने के काम करेगा। होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अभी अगर 49 क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत ही इजी सॉल्व करना पड़ेगा, नो डाउट, बट इट है सिंपल। कैसे? अभी हमें जो चाहिए टोटल कैपेसिटेंस चाहिए 2 माइक्रोफैराड, वोल्टेज की सप्लाई कितनी है 1000 वोल्ट। ध्यान से देखो इस बात को, अपने पास कैपेसिटर के कौन कौन से अवेलेबल है 1 माइक्रोफैराड के, वोल्टेज हर कोई कितना गेन कर सकता है या बियर कर सकता है, दैट इज 300 वोल्ट। अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो सीरीज में वोल्टेज हमेशा डिवाइड होती है। अब हमने 1000 वोल्ट को 300 वोल्ट से कम वाले पार्ट्स में डिवाइड करना है। ध्यान से समझो, अगर मैं 3 कैपेसिटर लगाता हूँ सीरीज में तो हर एक के क्रॉस 333 दैट इज 1000/3 की वोल्टेज डिवाइड होगी, तो जाके अपने पास कंप्लीटली ये वोल्टेज बैलेंस होएगा। बट पॉइंट क्या दिया है कि 300 वोल्टेज वो बियर कर सकता है, दैट कैन नॉट बियर 333.3 वोल्टेज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एक और कैपेसिटर लगा देंगे। तो इन सभी कैपेसिटर्स की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफैराड। जिस मूवमेंट पे इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो उस मूवमेंट पे इन चारों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा 1/4 माइक्रोफैराड। अब ध्यान से देखो, अब सारे कॉम्बिनेशन का जो अपने पास है 1/4 है, बट इस टाइप के कितने हम सीरीज में कनेक्ट करें सो दैट हमें कितनी मिल जाए 2 मिल जाए। तो n क्या है, इतने सीरीज है, n की वैल्यू कितनी बन रही है, दैट इज 2 × 4 8। अब ध्यान से देखो 8 अपने पास सीरीज है, हर एक सीरीज में अपने पास 4 कैपेसिटर है, तो 4 × 8 कितने बनेंगे 32। तो अपने पास कितने कैपेसिटर रिक्वायर्ड है, दैट इज 32। ऑल्सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगर हम चेक करते हैं 50 एंड 53rd क्वेश्चन, वो भी आराम से हो जाएंगे, उनमें कोई लॉजिक लेंथी वाला नहीं लगेगा जिसमें हमें सॉल्यूशन करना डिफिकल्ट होगा। कैसे? जैसे 50th क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, उसने बोला है कि जब कैपेसिटर फुली चार्ज होगा, कैपेसिटर यहाँ पे है रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R, दिस इज रेजिस्टेंस R2। ध्यान से देखो, अब ऑप्शन से निकालूंगा मैं आंसर। यहाँ पे जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होएगा तो अपने पास चार्ज कितना होएगा, मतलब सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा उसके अकॉर्डिंग ही अपने पास चार्ज होएगा। अभी जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो इसमें से करंट नहीं पास करेगा। अगर करंट नहीं पास करेगा तो करंट किस में से पास करेगा, करंट R और R2 में से पास करेगा। तो हमने डायग्राम में देखना है जो ऊपर वाली है और साथ में नीचे वाले जो ऑप्शंस है, इसमें जिस आंसर में R1 दिया हुआ उसको उड़ा दो। कैसे? R1 इसमें दिया नहीं हो सकता, R1 इसमें दिया नहीं हो सकता, तो अपने पास ऑप्शन क्या बचेगा, सेकंड एंड फोर्थ। अब ध्यान से देखो, जो अपने पास इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज होगी दैट इज कॉल्ड वोल्टेज आउटपुट, वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू E माइनस समथिंग। समथिंग क्या होगा, दिस इज अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस। तो इस बात को समझो, अगर वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस E होती तो अपने पास फॉर्मूला होना था Q इज इक्वल टू CE, जिसको हम CV भी बोलते हैं। तो वोल्टेज यहाँ पे E है, बट सिंस सारी की सारी वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस नहीं है तो अपने पास ये वाला आंसर नहीं हो सकता। कौन सा आंसर बचा, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन। क्या हमने इसमें कुछ सॉल्व किया, हमने सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कौन सी चीज हो सकती है कौन सी चीज नहीं हो सकती उसको कंसीडर किया है। तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, और जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स में इसको अप्लाई कर सकते हो, आप इसको फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री में भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। अभी 53rd क्वेश्चन देखो, 53rd क्वेश्चन भी ऐसी ही मूंझवानी हो सकता है। कैसे? उसने बोला है कि जब कोई पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट करता है, तो SHM की एग्जांपल ले लेते हैं हम पेंडुलम। पेंडुलम में यहाँ पे मीन पोजीशन होती है, यहाँ पे एक्सट्रीम होती है, बट ध्यान से समझना इसके बात को, जो मीन होती है वहाँ पे एंगल 0 लेते हैं और यहाँ पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ हम बोलते हैं टाइम पीरियड कितना होगा T/4, बिकॉज पहले बॉडी मीन से एक्सट्रीम जाएगी तो 0 से लेके T/4 वापस आएगी यहाँ पे, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, तो जाके अपना टाइम T पूरा होता है। तो अगर मीन से एक्सट्रीम जाता है तो उसका टाइम कितना होगा T/4। मीन पोजीशन पे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी बिकॉज वहाँ पे स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होगी, और अपने पास एक्सट्रीम पोजीशन पे उसकी किनेटिक एनर्जी 0 होगी बिकॉज जब टॉप पे बॉडी पहुंचेगी अगर उसकी स्पीड 0 है तभी वो वापस आएगी। तो हम ऑप्शंस में फिगर आउट करेंगे कहाँ पे अपने पास T/4 गिवन है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, आराम से होगा ये। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है T/4, बाकी में तो गिवन ही नहीं, तो सोचने की बात ही नहीं बनती, तो सीधे ही फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। तो होप सो ये वाले सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे हैं। सॉल्यूशन भी क्या है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन जो हमें नॉर्मली इंस्टीट्यूट्स वाले या फिर द सो कॉल्ड एक्सपीरियंस्ड बंदे देते हैं।
अब यहाँ पे देखो 57 क्वेश्चन भी ऐसी है, कैसे कर सकते हैं, उसने बोला है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब ध्यान से देखो, अर्थ है, अर्थ की सरफेस के अगर इनसाइड होंगे तो अपने पास ऑप्शन क्या होता है 1 माइनस एक्स बाय आर। तो जी डैश किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स रेज़ टू पावर 1। ये तो फॉर्मूला प्लस वन का ग्रेविटेशन चैप्टर का हर एक को पता होगा, सिंपल है। तो अगर जी पावर 1 और एक्स की पावर 1 है तो इट मींस ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, घूमते स्ट्रेट लाइन का, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, खत्म आंसर, क्या करने की जरूरत है, ऐसे आंसर आ गया। तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का, आई विल नॉट गो इनटू दिस। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आराम से 2 लाइनों में हो जाएगा, दैट इज 58th क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, और साथ में 56 भी हो जाएगा। अभी अपने पास, एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन रीड करने के बाद ही इसके सॉल्यूशन को चेक करो, एक बार अपना भी दिमाग यूज करो। अपने पास जो बल्क मॉडल्स गिवन है उसका फॉर्मूला होता है P डिवाइड बाई डेल्टा V बाई D। अब ध्यान से देखो, सिर्फ मैं न्यूमेरिकल वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द वैल्यूज विद नेगेटिव साइंस। तो डेल्टा V बाई V क्या बनेगा, P बाई Q। और साथ में ही अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करता हूँ तो वो कितना होता है, गामा डेल्टा T। गामा की वैल्यू तो 3 अल्फा डेल्टा T। अगर मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, P बाई K कितनी हो जाएगा, 3 अल्फा डेल्टा T। तो डेल्टा T कितना हो जाएगा, P बाई 3 अल्फा। होप सो आपको ये इजीली समझ में आ चुका होगा। तो अपने पास ऑप्शन क्या होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन। और साथ में अपना 56 भी आराम से सॉल्व होएगा। तो देख लो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम 56 को। अपने पास एक गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस 15 ओम है और इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है अपने 5 मिली एम्पीयर, इसकी रेजिस्टेंस है 15 ओम। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है सो दैट इसकी वोल्टेज कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो जाए 10 वोल्ट। अगर हम इसमें इक्वेशन लगाएंगे V इज इक्वल टू I का, ये तो बेसिक इक्वेशन है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज कर रहे। वोल्टेज कितनी है 10, करंट कितना है 5 मिली, मिली की वैल्यू 1/1000, रेजिस्टेंस टोटल कितनी है 15 इसकी, R इसकी, तो 15 प्लस R। अगर इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो बहुत ईजी है, 2000 इज इक्वल टू 15 प्लस R, तो R की वैल्यू कितनी बनेगी, दैट इज इक्वल टू 19581। तो अपने पास आंसर क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया। होप सो ये वाला समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वाला, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे या फिर कंफ्यूजन हो तो वीडियो को पॉज करो, बार बार बोल रहा हूँ मैं इस बात को, वीडियो को पॉज करो, आराम से चेक करो। अभी 59 क्वेश्चन है, देखो 59 भी मुझे नहीं है, कैसे सिंपल मेथड से होगा। अपने पास डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ड्रॉ कर लेते हैं इसको, तो ड्रॉ करने से आंसर आ जाएगा ऐसे ही। डाइवर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 25 है, तो लाइट ऐसे की, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर पे हमने कन्वेक्स लेंस लगा दिया, ये वाला डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अभी इस कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ अपने पास कितनी गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखो, अगर 20 सेंटीमीटर है तो इसका 2f किसके इक्वल हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, और अगर इसको टोटल करेंगे दैट इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इट मींस जो कनकेव लेंस इमेज बना रहा है फर्स्ट वाली, वो कितने डिस्टेंस पे है 2f पे। अगर कन्वेक्स लेंस के 2f पे अपनी ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f पे ही बनेगी ऑटोमेटिकली। तो अपने पास क्या बनेगा 40 सेंटीमीटर पे ही अपनी इमेज बनेगी, बट 40 सेंटीमीटर कहाँ से है, दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। तो ध्यान से देखो इस बात को, अपने पास यहाँ पे राइट साइड बन रही है तो रियल है, रियल 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस, चेक करते हैं, तो मिल गया भाई आंसर, सेकंड ऑप्शन है, दिस इज रियल एंड डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस। तो अपने पास ये वाले ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गए। नेक्स्ट वाला देखते हैं अगर सॉल्व होता है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मतलब इसका फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे। चलो, अब अगर आपको चाहिए कि अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको मैं सिंपल तरीके से कर 2-3 लाइंस में ही निपटा दें, तो अपना जस्ट चेक करो, इस पोर्शन को चेक करो, यहाँ पे आपको थोड़ी टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, बिकॉज अभी भी 2 मंथ्स हैं जिसमें बिट्स प्लानिंग का पेपर है, बिट का है, नीट के है, और इन फ्यूचर की वीडियोस में मैं सारे पॉसिबल जितने एग्जाम होंगे उन सभी की वीडियोस डालूंगा विद दीज टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, कि हम विदाउट सॉल्यूशन कैसे किसी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।